Abyssinians, a very good morning to you all। तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ देर की वीडियोस बनने के बाद फिर एप्लीकेशन का कुछ इश्यूज हो गया, लेकिन बहुत जल्दी वो इश्यूज क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी लाइव सेशन आपका शुरू होगा। और उसमें हर दिन क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और नीट बैच रिलेटेड वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है, आज मैंने ट्राई किया, कुछ देर एप्लीकेशन चला, लेकिन उसके बाद फिर उसमें कुछ इश्यूज आ गए, टेक्निकल इश्यूज होने लगे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के बाद बहुत जल्दी लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो बनाते हैं हम लोग। आज के क्लास में जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको फूड चेन, फूड वेव और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ाया था, और इकोलॉजिकल पिरामिड में मैंने आपको शेप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास की व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखिए, यहाँ पर 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए गए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा चेंज लग रहा है बोर्ड वगैरह में या साइज में, तो यस, ये जगह थोड़ी चेंज है। हम लोग अपने क्लासरूम्स में नहीं है, दूसरे मैंने अपने घर पर आज का वीडियो शूट किया है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी आपको समझ आएगा, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखेगा सब कुछ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहला जो है आपका पिरामिड ऑफ, इट इज पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड होता है। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब होता है कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के नंबर के बेसिस पर उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर में सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पिरामिड ड्रॉ किया आपके लिए, और ये पिरामिड ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कुछ लेवल्स बनाए। दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स। यहाँ पर अगर मैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ड्रॉ कर रही हूँ, तो ग्रास विल बी देयर, ग्रासेस विल बी देयर। उसके बाद यहाँ पे ग्रास हॉपर विल बी देयर, एंड देन फ्रॉग्स, एंड देन स्नेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पिरामिड ड्रॉ की गई है, और इस पिरामिड में मैंने सबसे प्रोड्यूसर लेवल पर ग्रासेस को रखा, और सबसे एपेक्स लेवल पर यहाँ पर जो है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज स्नेक है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स ये पिरामिड आपको अपराइट दिख रही है, दिस इज अपराइट पिरामिड, क्योंकि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग वे में यहाँ पर ये चीज दिखाई जा रही है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस जो है इस पिरामिड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रासेस होंगी, क्योंकि ये ग्रासलैंड है, पूरा ग्रासलैंड जो है वो ग्रासेस से फुल होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो होगा वो ग्रास हॉपर है, एंड देन फ्रॉग, एंड देयर विल बी स्नेक। यानी कि सबसे लेस नंबर होगा स्नेक का और सबसे मोर नंबर होगा ग्रासेस का। तो ये एक स्ट्रेट वे में गया हुआ पिरामिड है, दैट इज व्हाई इट इज अपराइट। तो यहाँ पर आपको पिरामिड ऑफ नंबर में ये जो पिरामिड होती है ये ऑर्गेनिजम्स के नंबर बेसिस पर बनाई जाती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द नंबर एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहीं पर भी हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर ही इस पिरामिड को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर। जब मैं नेक्स्ट पिरामिड की बात करूंगी, तो द सेकेंड कैटेगरी इज पिरामिड ऑफ, if we are talking about the second category, then the second category is pyramid of biomass। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोमास की। तो सबसे पहले बायोमास का मतलब आप समझ लें। बायोमास का मतलब होता है दैट इज ड्राई वेट, इट इज ड्राई वेट। यानी कि किसी भी चीज का ड्राई वेट जो होता है, जो उनका ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब उनकी ड्राई वेट हम निकालते हैं तो उसके वेट के अकॉर्डिंग जो उसकी पोटेंशियल निकलती है, दैट इज नोन एज बायोमास। ओके, तो दिस इज द बायोमास। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉन्ड इकोसिस्टम हमने लिया है। सपोज दिस इज अ पॉन्ड फुल ऑफ वाटर। अब सपोज कर लो इस पॉन्ड में अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं, दैट कैन बी द फैमिली ऑफ एल्गी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर की बात करूं, तो दैट कैन बी द जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल फिशेस वी कैन टेक, स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश। ओके,
तो यहाँ पर आप एक चीज बताओ मुझे, अगर इस पिरामिड को हम नंबर के बेसिस पर अरेंज करते तो ये पिरामिड हमारा अपराइट बन जाता। क्यों अपराइट बन जाता? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसकी होगी? एल्गी की होगी, और सबसे कम नंबर यहाँ पर इस पॉन्ड में किसका होगा? लार्ज फिश का होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पर अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ये हमारा अपराइट पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको बायोमास के बेसिस पर अरेंज करते हैं, सपोज इफ वी आर अरेंजिंग इट ऑन द बायोमास बेसिस, तो बायोमास के बेसिस पर ये पिरामिड जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा, इट विल बिकम इन्वर्टेड। और मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टेड होने की वजह क्या होगी। इन्वर्टेड होने की वजह ये है कि जब हम इस एल्गी का ऑर्गेनिक मैटर जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जब हम उसकी ड्राई वेट करते हैं तो इट विल बिकम लेसर। ये सबसे कम, इसकी जो ड्राई वेट होगी ये सबसे कम होगी। जो जू प्लैंक्टॉन्स है, जब आप उसका ड्राई वेट देखोगे तो वो उससे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन एट लास्ट सबसे ज्यादा वेट जो होगा वो लार्ज फिश का होगा। यानी कि बायोमास के अकॉर्डिंग लार्ज फिश जो होंगी ये सबसे टॉप कैटेगरीज पर होंगी, इट विल बी ऑन द टॉप। लेकिन बायोमास के बेसिस पर एल्गी जो होगा इट विल बी इन द बेस। ये कहाँ होगा? सबसे लो कैटेगरी पे, सबसे लोअर लेवल पे होगा। लेकिन अगर नंबर के बेसिस पर हम देखते हैं तो नंबर के बेसिस पर एल्गी जो है इसकी नंबर सबसे ज्यादा होती है पॉन्ड में, और उसमें सबसे कम नंबर किसकी होगी? लार्ज फिश के बेसिस पर होगी। तो यानी कि हम इकोसिस्टम के बेसिस पर हम शेप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ पिरामिड जो है उसको बनाकर हम ये समझ सकते हैं कि इस पार्टिकुलर पिरामिड को देखते हुए हमें ये एनालाइज करने में आसानी हो सकती है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स को नंबर बेसिस पर अरेंज किया गया है या फिर उनके बायोमास बेसिस पर अरेंज किया गया है। तो दिस वाज द बायोमास पिरामिड। अब देखिए हम लोग तीसरी कैटेगरी पर आते हैं। जब हम थर्ड कैटेगरी पर आएंगे तो हमारी जो थर्ड कैटेगरी होगी, दैट थर्ड कैटेगरी विल बी ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमारी ये तीसरी कैटेगरी है, दिस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो मैं आपको एक चीज हमेशा याद रखिए, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना, ये ऑलवेज अपराइट होता है। चाहे किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होगी वो हमेशा अपराइट ही बनेगी। क्यों अपराइट बनेगी? क्योंकि आपको 10% लॉ पढ़ाया गया था कि प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक जाने में 10% एनर्जी जो होती है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है ना। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी तो इनके पास होती है। ठीक है, सपोज कीजिए इट इज हैविंग 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसके पास होगी एनर्जी दैट कैन बी योर 100 किलो जूल। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा इट इज हैविंग 10 किलो जूल। और जो हमारा टर्शियरी कंज्यूमर होगा, मीन्स द टॉप कंज्यूमर लेवल होगा, उसके पास होगी एनर्जी दैट विल बी 1 किलो जूल। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एनर्जी जो हो रही है वो 10% लॉ को फॉलो कर रही है, और एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। यानी कि हाई से लो की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स द पिरामिड विल बी अपराइट। तो यहाँ पे हमेशा एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट पिरामिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कितने तरह के हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, आइदर दैट कैन बी द पिरामिड ऑफ नंबर, दैट कैन बी पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड दैट कैन बी द पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, आई होप यू हैव स्टडीड इट वेरी वेल। तो आपको इसकी नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की जा चुकी हैं, तो वहां से आप इस नोट्स को आराम से कॉपी कर सकते हैं, और हैंड रिटन नोट्स वहां पे अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्लीट हिंदी नोट्स आपको मिलेगा। अगर आपको डबल चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कॉम्बाइंड नोट्स चाहिए, वो भी वहाँ अवेलेबल है। और सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो दैट इज इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, और लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का वो ऑलरेडी हमारे कॉमेंट सेक्शन में मैं पेस्ट कर दूंगी, और साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। टॉपिक पढ़ाई है वो। अब हम आते हैं अपनी अगली टॉपिक पर। इट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। यहाँ देखिए आप, एक टर्म आपको नजर आएगा दैट इज सक्सेस, है ना। सक्सेस का मतलब ही होता है डेवलपमेंट, टू प्रोग्रेस, टू प्रोसीड, आगे बढ़ना। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या एग्जैक्टली मतलब हो रहा है? यहाँ पर मतलब हो रहा है कि
किसी भी इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी वहाँ की इकोलॉजी डेवलप हो रही है, जो भी उस जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, कितने लेवल्स होते हैं उसके सक्सेशन के, कैसे वहाँ पर स्टार्ट हुई होगी डेवलपमेंट, दिस इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। सपोज कीजिए कि एक रॉकी एरिया है जहां पर बहुत सारी चट्टान है, बड़े बड़े से चट्टान है। सबसे पहले यहाँ पर लैंड फॉर्मेशन होनी होगी। यहाँ पर अगर जिंदगी आनी है, इफ यहाँ पर लाइफ होना है, लाइफ क्रिएट होना है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहना है, तो सबसे पहले इन रॉक्स को लैंड फॉर्मेशन करना होगा, यानी कि ये लैंड बनना चाहिए, जमीन बननी चाहिए, और यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि विदाउट सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ तो हो नहीं सकती, और प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं हम सब। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले लैंड फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वन बाय वन जो होंगी वो धीरे धीरे कम्युनिटीज क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर रॉक जो है वो लैंड के में कन्वर्ट हो चुके हैं, यहाँ पर लैंड फॉर्मेशन हो चुकी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लैंड फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब लैंड फॉर्मेशन होने के बाद सबसे पहली बार अगर द फर्स्ट कम्युनिटी, यहाँ पर जो सबसे पहली कम्युनिटी आएगी और आकर के इस जगह पर सबसे पहले स्टेबल होने की कोशिश करेगी, यानी कि एक नई जमीन बनी और उस पर जो सबसे पहली कम्युनिटी उस जमीन पर, या वो प्लांट्स की हो, या वो इंसेक्ट की हो, या वो एनिमल्स की हो, या वो ह्यूमंस की हो, जो भी सबसे पहली कम्युनिटी किसी लैंड पर आकर रहना शुरू करती है, उस कम्युनिटी को हम यहाँ पे 3 कम्युनिटीज की बात करेंगे। दैट कम्युनिटी इज नोन एज पायोनियर कम्युनिटी। उसको हम क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। ओके, उसके बाद से कई सारी कम्युनिटीज हैं जो इसके बाद यहाँ पर आना शुरू करेंगी। बीच में कई सारी कम्युनिटीज होंगी जो उस जगह पर, सपोज कीजिए 2000 साल पहले जहाँ पर कहीं लैंड बना होगा, वहां पर पहली कम्युनिटी कोई ना कोई आई होगी। उसके बाद बीच में कई सारी कम्युनिटीज आई होंगी और प्रेजेंटली वहां पर कोई ऐसी कम्युनिटी होगी जो स्टेबल होगी, है ना। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको पता चल रही है कि सबसे फर्स्ट किसी कम्युनिटी ने उस जगह को अपना घर बनाया, बीच में कई सारी कम्युनिटीज आई, और अभी फाइनली वहां पे कोई कम्युनिटी स्टेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। उसी तरह से फर्स्ट कम्युनिटी जो आने वाली है, जो आती है सबसे पहले किसी लैंड एरिया पर, उसको हम कहते हैं दैट इज पायोनियर कम्युनिटी। उसके बाद बीच में जितनी भी कम्युनिटीज आती हैं, दीज आर नोन एज सिराल कम्युनिटी, एंड द फाइनल एंड द स्टेबल वन इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो सबसे अंत में जो कम्युनिटी आकर स्टेबल हो जाती है, ऑफ कोर्स एंड का मतलब ही होता है क्लाइमेक्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ओके, अब सवाल ये होता है कि पायोनियर, सिराल और क्लाइमेक्स, ये तीनों जो कम्युनिटीज है हमारी, ये किस तरह से अपने आप को वहां पर हैबिचुएट करती हैं, किस तरह से ये होती हैं डेवलप, कैसे होना है इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो पायोनियर, सिराल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी है हमारी, ये बेस्ड है हमारे अलग अलग सक्सेशन पर। तो अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये 2 टाइप में बांटा गया है इसको। ठीक है, एक टाइप जो है हमारा, इट इज प्राइमरी सक्सेशन, इट इज प्राइमरी सक्सेशन, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो 2 तरह का होता है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, वन इज प्राइमरी सक्सेशन एंड अनदर इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे तो ये क्या चीज है, तो जब पहली बार, जब फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर कोई रॉक, ठीक है, किसी रॉक की विदरिंग हुई होगी, यानी कि वो टूटा होगा। सपोज कीजिए कहीं पर चट्टानी इलाका है, बहुत सारे चट्टान है बड़े बड़े, वो धीरे धीरे विदरिंग होने लगी उनकी, धीरे धीरे वो टूट रहे हैं। टूटने के बाद वो क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे सॉइल बनते ही ये किसका फॉर्म ले चुका है, लैंड का। जब पहली बार कोई रॉक ब्रेक करे और वो लैंड में कन्वर्ट हो जाए, वो एक जमीन बन जाए और वहां पर ये कम्युनिटीज आकर रहना शुरू कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। यानी कि पहली बार वहां पर तरक्की हुई है, पहली बार वहां पर सक्सेस हुआ है, पहली बार वहां पर लैंड बना और साथ ही ऑर्गेनिजम्स भी रहने लगे। लेकिन ये सेकेंडरी सक्सेशन फिर क्या है, तो सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। सपोज कीजिए
एक जंगल बन गया। 2000 साल पहले एक जंगल बना, वहां पे चट्टान टूट गई, सॉइल हो गया और वहां पे बहुत सारे प्लांट्स डेवलप हो गए। ओके, लेकिन अचानक से क्या होता है, उस जंगल में किसी नेचुरल कैलेमिटीज का इश्यू हो जाता है, जैसे आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, और वहां पर जितने भी प्लांट्स थे, जो भी एनिमल सर्वाइव कर रहे थे, वो सब खत्म हो जाता है, डेड कर जाते हैं, जल जाते हैं। मतलब वो जंगल जो है वो फिर से बैरन हो जाता है, वहां पर कुछ भी नहीं बचता। तो फिर कुछ साल के बाद, सपोज कीजिए 20 साल, 100 साल, 50 साल के बाद दोबारा से फिर वो जंगल डेवलप होता है। सॉइल तो खैर पहले एक बार बन गया था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि पेड़ वगैरह जो है वो सारे जल गए, स्पीसीज खत्म हो गए वहां के, और वो जंगल बैरन हो गया, बिल्कुल इनफर्टाइल हो गया। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद यहाँ पर नए नए प्लांट्स जो है वो डेवलप होने लगे, फिर से इसकी सॉइल में नए नए प्लांट्स डेवलप होने लगे। तो जब किसी एक जगह पर पहले से सक्सेशन था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वहां पर जो लाइफ है वो खत्म हो गई, लेकिन कुछ साल के बाद फिर दोबारा वहां पे सक्सेशन शुरू हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। यानी कि प्राइमरी सक्सेशन फर्स्ट टाइम होने वाला सक्सेशन है, पर सेकेंडरी सक्सेशन सेकेंड सक्सेशन है, जहां पर पहले प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था, लेकिन यहाँ पे किसी नेचुरल डैमेज होने की वजह से यहाँ पर से लाइफ जो है वो चली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा फिर डेवलपमेंट हुई, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिराल कम्युनिटी से रिलेटेड एक टर्म है, दैट इज SERE, इट इज नोन एज सेर। तो सिराल कम्युनिटीज का मतलब होता है बीच में आने जाने वाली कई सारी कम्युनिटीज। तो ये कई सारी कम्युनिटीज जो है ये किस किस फॉर्म में हो सकती हैं, कहाँ कहाँ डेवलप हो सकती हैं, उसी के बेसिस पर हमने एक टर्म यूज किया है, दैट इज सेर। तो अगर हम सेर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी रॉकी एरिया में, सपोज कीजिए अगर आप किसी चट्टानी इलाके में जहाँ पे चट्टान बहुत सारा है, वहां पर सक्सेशन देखने गए हैं, तो दैट टर्म विल बी नोन एज लिथोसेयर। उसको हम क्या कहेंगे, लिथोसेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सेयर लगने का मतलब होता है द प्रोग्रेसिंग कम्युनिटीज। उस रॉकी एरिया में कौन कौन सी कम्युनिटीज ने प्रोग्रेस किया है, इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म जोड़ रहे हैं, दैट इज लिथोसेयर। नंबर 2 की बात मैं करूँ, अगर आप किसी वाटर बॉडी के बारे में इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो वाटर बॉडी से रिलेटेड जो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन आप पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रोसेयर। हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोसेयर कहेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे थर्ड कैटेगरी की, और हमारा तीसरा कैटेगरी, सपोज कीजिए अगर हम डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट एरिया, तो वहां पर जो टर्म आता है, या ड्राई रीजन आप कह सकते हो, जहाँ पे पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी डेजर्ट या ड्राई रीजन के बारे में अगर आप सक्सेशन की स्टडी कर रहे हो ना, तो इट इज नोन एज ज़ेरोसेयर। It is known as ज़ेरोसेयर, means the term seer is related with the progressing communities which occurs from the pioneer to the climax. Pioneer से climax के बीच में जितनी भी सक्सेसफुल कम्युनिटीज आई, उन सभी कम्युनिटीज को हम सेयर टर्म से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे लिथोसेयर, हाइड्रोसेयर और ज़ेरोसेयर जो है, ये 3 तरह का इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा गया है। आपके सिलेबस में क्लास 12th में अक्सर बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, हाइड्रोसेयर और ज़ेरोसेयर कम्युनिटीज से रिलेटेड टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोसेयर सक्सेशन और ज़ेरोसेयर सक्सेशन जो है वो किस तरह से है, क्या है इसके इफर्ट्स, किस तरह से इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ये हम फिर देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और इसके नोट्स को प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप से कॉपी कर लीजिए। फिर सून आपको बहुत जल्दी, यानी कि कल ही आपको मिलेगा आपका अगला वीडियो, जो कि बहुत जल्दी आपको आगे की तरफ, यानी कि जो भी हमारे रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं, जो नीट से हैं या जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारे के सारे हो जाएंगे क्लियर। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, एंड सून वेरी सून वी हैव द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है स्टार्ट करने के लिए, कुछ बच्चों का कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर दीजिए मैम, मैंने वो मैसेज देखे हैं, और कुछ बच्चों का कहना है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बाकी है, जीनोम प्रोजेक्ट बाकी है। यस स्टूडेंट्स, वो सारी टॉपिक्स थोड़ी थोड़ी बाकी है, वो सब आपको कंप्लीट करके मिल जाएंगी। लेकिन जो चैप्टर्स चल रहे हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज फोकस्ड ऑन दैट। ये फिनिश हो जाता है ना यूनिट, उसके बाद हम लोग फिर जितने भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, और मिलते हैं आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में।